Hello everyone, good evening. Good evening, sir. मेरे को लगता है सभी लोगों का आर्ग्यूमेंट तक कंप्लीट हो चुका है, राइट? मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट हम पढ़ चुके हैं। Yes. और उसके अलावा अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट पढ़नी होगी, राइट? तो किसी की प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ी है अभी किसी ने भी यहाँ पे? No, किसी sir. का भी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कंप्लीट हुआ? ओके, ठीक है। मानसी एंड आयुष, कुमार आयुष एंड दिव्यांशु, अक्षत सिन्हा, सभी लोग साथ ही है ना? मतलब सभी लोग पढ़ चुके हैं ना? एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे दो बस। यस सर। Yes. कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट तीनों चीजें समझ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं, बट ये चीजें समझ चुके हैं हम, राइट? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, चलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज लॉन्ग एज हम लोग एल्जेब्रिक पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होंगे। अगर मैंने आपको नहीं बताई है ये बात, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। देयर आर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट इज एल्जेब्रिक पार्ट, जिसके 3 मेन पिलर्स होंगे, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। एंड सेकेंड पार्ट इज ज्योमेट्रिकल पार्ट, जो हमें ऐसे समझ नहीं आएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, बट इस वाले पार्ट को हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसके साथ साथ कवर करते हैं, ठीक है? तो वहां पे जब हम चलेंगे, जो कि 11th चैप्टर होगा हमारा, तब हम इसको भी कवर कर रहे होंगे, ठीक? चलिए, तो एल्जेब्रिक पार्ट की अगर हम बात करें, तो अब हमारे पास बात शुरू करते हैं आज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स। फटाफट से मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको कि क्या हमने कॉन्जुगेट में पढ़ा था या क्या होता था कॉन्जुगेट। अगर मैथमेटिकली मैं देखना चाहता हूँ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो मेरे को सिर्फ उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। यानी कि अगर z हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आई बी, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। और अगर ज्योमेट्रिकली मैं इसको देखना चाहता हूँ, देखो हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने आपको पढ़ाई भी दोनों एस्पेक्ट ही है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे ज्योमेट्रिकल पार्ट में भी काम आएंगी। कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड ये सब चीजें, आर्गुमेंट, सबके सब वापस काम आएंगे जब हम ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ रहे होंगे। बट ज्योमेट्रिकली अभी हमें इन्हें समझना जरूरी है। तो एल्जेब्रिकली अगर मैं समझता हूँ, तो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। बट अगर ज्योमेट्रिकली मैं कॉन्जुगेट को समझता हूँ, तो ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट होता है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर mirror image of a complex number in about x axis। तो अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a, b है ये सपोज, एंड दिस इज z, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं x एक्सिस के अबाउट, z कॉन्जुगेट a, माइनस b। तो ये सारी चीजें अभी तक हम कवर कर चुके हैं, राइट? आ जाने दे एक सेकंड। गाइस, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है अभी हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? वर्णिमा की ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, एक सेकंड। ओके, कनेक्टेड, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट के। कॉन्जुगेट के केस में हमें बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस लगाए जाएंगे, तो उनका क्या मतलब होगा? पहला चीज कि अगर आपने z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो वापस z आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहीं से z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है a माइनस आई बी। अगर इसका मैं फिर से कॉन्जुगेट लेता हूं, तो इस बात का मतलब होगा फिर से हमें साइन चेंज करना होगा इमेजिनरी पार्ट का।
यानी कि फिर से हो जाएगा a प्लस आई बी। तो अगर मैं z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेता हूं तो वैल्यू वापस से z आ जाएगी, राइट। सेकंड इज, अगर z की वैल्यू z कॉन्जुगेट के इक्वल दी गई है हमें कभी भी, इफ z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, तो इस बात का क्या मतलब होगा, यहां से देख सकते हैं आप कि z की वैल्यू z कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना होता है, राइट, अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करना है तो इक्वेट करते हुए मैं इस तरीके से इक्वेट करता हूं कि रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अगर z और z कॉन्जुगेट इक्वल है तो a की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए, जो कि होगी हमेशा, चाहे a कुछ भी हो, तो ये हमेशा होगी इक्वल। और b की वैल्यू माइनस b के इक्वल होनी चाहिए अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी दोनों बराबर है, हम ये बात बोल रहे हैं, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब a की वैल्यू a के इक्वल हो, वो तो होगी, और दूसरी बात जब b की वैल्यू माइनस b के इक्वल हो, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई नंबर अपने नेगेटिव टाइम्स भी इक्वल हो। और ऐसा होना तभी पॉसिबल है बाय द वे जब वो नंबर जीरो होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं भाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4, ये तो फॉल्स है, गलत बात है। 7 इज इक्वल्स टू माइनस 7, गलत बात है। 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1, नहीं हो सकता इक्वल, यानी कि तभी पॉसिबल है जब ये दोनों नंबर जीरो हों। अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को देखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि b को इधर लेके आइए तो 2b इज इक्वल्स टू बनेगा 0, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब अगर z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है तो इस बात का मतलब है कि z होना चाहिए प्योरली रियल। z इज प्योरली रियल। सिमिलरली अगर z की वैल्यू माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट के इक्वल दी गई है, अच्छा इस ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, अभी मैं ये और बता देता हूँ। देखिए ये होता है इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज दैट, मतलब जैसे कि अगर हमें ये बताना है कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि z इज प्योरली रियल, तो मैं ये सिंबल लगा सकता था, इट इम्प्लाइज दैट। बट ये है बोथ साइड इम्प्लाइड, मतलब अगर z प्योरली रियल होगा तो z की वैल्यू z कॉन्जुगेट के इक्वल होगी, और अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो z प्योरली रियल होगा, यानी कि दोनों चीजें एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये दोनों साइड इम्प्लाइज दैट लगा हुआ है कि अगर z प्योरली रियल दिया हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा z z कॉन्जुगेट के इक्वल है। सिमिलरली अगर z z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो z हो जाएगा प्योरली रियल, राइट। ऐसे ही अगर z की लेकिन हमेशा z की वैल्यू इस केस में 0 होगी ना। किस केस में, सेकंड थर्ड, क्यों भाई सेकंड या थर्ड, ये तो बता मुझे। नहीं होगी किसी भी केस में z की वैल्यू 0, सिर्फ एक ही पार्ट 0 हो सकता है। ये देख, एक कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं तेरे को। z प्योरली रियल ले 4, ठीक है, तो z कॉन्जुगेट अगर लिखेंगे तो वो भी तो 4 ही आएगा, क्योंकि इसके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है z कॉन्जुगेट लिखते हुए, वही बनेगा z कॉन्जुगेट भी जो z की वैल्यू थी। बट सपोज तूने यहाँ पे ये लिख दिया होता 4 प्लस 3i, तो z कॉन्जुगेट बनता 4 माइनस 3i, और ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ये पॉइंट है 4,3, ये पॉइंट है 4,-3, तो ये इक्वल कहाँ है। तो z प्योरली रियल होगा तभी z और z कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर z की वैल्यू माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट के इक्वल है तो इसका मतलब हो जाएगा z इज प्योरली इमेजिनरी। और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने ये प्रूव करा है। तो चलो सपोज z हमारा a प्लस आई बी है, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस आई बी हो जाएगा, माइनस टाइम्स z कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो गया माइनस a, ये हो गया प्लस के आई बी। अब देखो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो a की वैल्यू माइनस a के इक्वल होनी चाहिए एंड b की वैल्यू b के इक्वल होनी चाहिए। ये तो हमेशा ट्रू होगा, b के इक्वल। बट a माइनस a के इक्वल कब हो सकता है, जब a हो 0। कोई भी नंबर अपने नेगेटिव टाइम्स के बराबर होगा जब वो नंबर होगा 0।
तो z is equals to minus times z conjugate implies that z is purely imaginary. दूसरी बात, रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट हमेशा बराबर होते हैं। देख लो भाई, रियल पार्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अगर हम z कॉन्जुगेट लिख भी रहे हैं तो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। रियल पार्ट ऑफ z बोलो या रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट बोलो, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। और कैसे निकाल सकते हैं हम z और z कॉन्जुगेट को यूज करते हुए, कि आप दोनों को ऐड कर दीजिए। z और z कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो i वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा रियल पार्ट। रियल पार्ट ऐड होकर बन जाएगा 2a, डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा a। आप इसमें वैल्यूज रख के पुट कर सकते हैं। भाई रियल पार्ट ऑफ z a है, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट भी a है, दोनों बराबर है। तो पहली बात तो आपको ये बताई गई कि रियल पार्ट ऑफ z हो या रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बट z और z कॉन्जुगेट को यूज करते हुए क्या हम इसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। आप z और z कॉन्जुगेट दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो रियल पार्ट तो ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। रियल पार्ट ऐड होकर 2i ऑफ रियल पार्ट बन जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से, a वैल्यू आ जाएगी। आप इसको वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं जी ये भी। पर पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इस बार ये बात नहीं बोली गई। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हमें z और z कॉन्जुगेट से निकालना है तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम a प्लस ib में से माइनस कर दें अगर a माइनस ib को, तो देखो जरा क्या बनेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ib माइनस माइनस प्लस प्लस ib, 2ib बन जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको 2i से डिवाइड कर दूं तो इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा जो कि b था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड कर दीजिए 2i से। तो कहीं पे हम रियल पार्ट ऑफ z की जगह z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2i भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे कैसे यूज होंगी ये तो अभी हम क्वेश्चंस के तरीके से सीखते जाएंगे थोड़ा आगे, बट अभी पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी हम इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है यार कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट तो ये भी थी बट ये थोड़ी आसान थी। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए बोली जा रही है क्योंकि ये बहुत यूज होगी। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे एंड वी वांटेड टू कैलकुलेट देयर कॉन्जुगेट, यानी कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 प्लस z2 और इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना चाहते थे हम, तो या तो एक तरीका है कि आप इनको ऐड करो तब कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका है आप इनके साथ अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लो और तब ऐड कर दो। मैं एक एग्जांपल से सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर दूंगा अभी। पर इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को, दैट कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। Conjugate is distributive over addition as well as subtraction। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और तब उनका कॉन्जुगेट लेना चाहता हूं, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं उनका अलग अलग कॉन्जुगेट ले लूं और तब उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूं। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। एक एग्जांपल से अभी हम चेक कर लेंगे ये सारी चीजें, बट पहले प्रॉपर्टीज देख लो। वैसे ही conjugate is distributive over multiplication and over division as well। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट निकालना चाहते हो, या उनका कॉन्जुगेट निकाल के उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा बच्चा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये तीनों चारों प्रॉपर्टीज काफी यूज होंगी। आपको पता होना चाहिए that conjugate is distributive over all the mathematical operations। conjugate को आप अलग अलग लिख सकते हैं जाके सबके साथ।
ऐसे ही एक और प्रॉपर्टीज के साथ उसके बाद हम चलेंगे कि सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने पे। एक ही प्रूव करेंगे हम बस, उससे हम समझ सकते हैं सारी को। 9th प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए आपको कभी ऐसे लिख दिया गया कि z का कॉन्जुगेट और पावर इसकी कुछ n, कोई भी पावर ले सकते हैं हम, z कॉन्जुगेट की पावर 4, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये पहले कॉन्जुगेट लेना है या पहले पावर लेनी है। पहले हम कॉन्जुगेट ले पावर ले, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप पावर लेने के बाद कॉन्जुगेट ले लीजिए, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। आप कॉन्जुगेट के बाद पावर लिख दीजिए, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। तो पावर को कॉन्जुगेट के अंदर बाहर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। चलो मैं ये थोड़ा सा रफ कर लूं, ये ऊपर वाला पोर्शन रखो, और यहीं पे ही मैं आपके लिए कोई एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं एक बारी क्या आंसर बनेगा। कोई भी मैंने रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए हैं, कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर, इनफैक्ट मैं जनरल फॉर्म में भी ले सकता था इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को। आयुष, नेट में प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, मेरा भी आया। अच्छा, हाँ बार बार कुछ ज्वाइन कर रहा है, वही मैं देख रहा हूँ। तो अभी तो देख हमने प्रॉपर्टीज ही लिखते जा रहे थे हम लोग। अब हम 6th 7th 8th और 9th प्रॉपर्टी, जो चार सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका प्रूफ दिखाना चाहते हैं आपको। इनफैक्ट 6th 7th और 8th तो चारों एक ही, मतलब तीनों एक ही तरीके से हैं कि भाई कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसी का प्रूफ हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं Z1 प्लस Z2 को ऐड कर रहा हूँ और तब उसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। तो मैंने Z1 और Z2 का ऐड किया, ऐड करूंगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा भाई, और इनको ऐड करूंगा तो ये प्लस के 3 आई है, माइनस के 7 आई है, तो माइनस के 4 आई हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लिया तो आंसर बना 6 + 4, आंसर इज 6 + 4। आदित्य लेट हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, तो ये स्टार्ट कर दे लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पे हैं, हम इसको कवर कर रहे हैं। अभी हम इसे लगाना भी देखेंगे, बट पहले फटाफट से लिखना स्टार्ट कर दे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। 9 प्रॉपर्टीज हम अभी तक लिख चुके हैं और 2 प्रॉपर्टीज और बचती हैं हमारी। इसके बाद जहां भी कहीं तेरे को प्रॉब्लम हो वहां पे मेरे साथ समझियो। 6th 7th 8th 9th ये चारों प्रॉपर्टीज अभी हम समझा रहे हैं। 6th वाली प्रॉपर्टी पे अभी हम हैं और ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुझे भी बता देता हूँ ये बात कि कॉन्जुगेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि कॉन्जुगेट एडिशन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवाइड पे भी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन करो उसके बाद कॉन्जुगेट निकालो, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बातें एक ही हैं। वैसे ही आप ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, या दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट निकालने के बाद ऐड कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। और ये 6th वाली प्रॉपर्टी देख हम चेक भी कर रहे हैं। हमने कोई भी 2 रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिए, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था 4 + 3 आई, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 आई। Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट अगर हमने निकाला तो पहले मैं ऐड कर रहा हूँ तब कॉन्जुगेट निकाल रहा हूँ। ऐड किया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बना मेरा 6 - 4 आई, कॉन्जुगेट निकाला तो बना 6 + 4 आई। अब एक बार दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के भी ऐड कर देता हूँ। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट को अगर मैं लिखूंगा तो Z1 कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 3 आई प्लस Z2 कॉन्जुगेट बनेगा 2 + 7 आई, ऐड किया तो ये बनेगा 6 + 4 आई। आंसर अभी भी वही आ रहा है जो पहले केस में आ रहा था। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करना चाहते हो आप करके देख सकते हो, आंसर उस केस में भी सेम ही आएगा। and similar for multiplication as well as division. तो 6th 7th 8th and 9th चारों प्रॉपर्टीज
एक ही तरीके से चलती हैं और चारों अपना बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड टेकिंग पावर्स। चलो 10th वाली प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख दूँ, इसको रब कर लो। बाय द वे प्रॉपर्टीज में दिखा दूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ लिखी हुई है, मतलब मैं एक बाउंड्री लाइन कर देता हूँ प्रॉपर्टीज पे। ये इससे ऊपर जो है ये तो सब प्रूव करके दिखाया मैंने, ये प्रॉपर्टीज है हमारी मेन। तो नाउ द 10th प्रॉपर्टी इज very important property, very important expression, z1 into z2 conjugate plus z1 conjugate into z2, इसकी वैल्यू होती है twice of real part z1 conjugate z2 या twice of real part z1 into z2 conjugate। आ जाओ देख लेते हैं इसको, इसका प्रूफ हम करेंगे। पहले फटाफट यहाँ तक सारा नोट कर लो। कैन आई रब दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट से नीचे वाला पोर्शन, जिसका नहीं हुआ वो सिर्फ लिख लिया सर। सर 1 सेकेंड। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं हुआ है बस वो हैंड रेज करके रखे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा, फिर हैंड डाउन कर ले जैसे ही नोट हो जाएगा तो आई विल गेट एन आइडिया कि हाँ भी आपने लिख लिया। आप लिख सकते हो जब तक टाइम चाहिए बता दो बस मेरे को, ये टाइम मेरे को बार बार नहीं पूछना पड़ेगा, हम लोग क्लियर रहेंगे आपस में। सर हाँ जी। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पोलर फॉर्म आएगा? नहीं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पोलर फॉर्म नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकली तो कॉम्प्लेक्स नंबर देख हम पूरा टाइम देखते ही चलेंगे, बट पोलर फॉर्म तो सिर्फ अलजेब्रिक पार्ट में ही है। जब ज्योमेट्रिकल पार्ट आएगा तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और उस तरीके की चीजें आएंगी। इनफैक्ट अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी तुम्हें, जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे लोकस के, ज्योमेट्रिकल पोर्शन के, और अच्छे क्वेश्चंस हमारे उससे बहुत मतलब दोनों का ही पोर्शन काफी है। ऐसे नहीं है कि भाई ये वाला पोर्शन ज्यादा है वो वाला पोर्शन कम है। ओके स्वानी, तो बहुत सारा पोर्शन है कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन से भी आएगा, बट वो हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और इसको नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा पोर्शन हमें उसके लिए वो वाला समझने की भी जरूरत होती है, इसलिए हम उसे अभी नहीं कराते, वो बहुत एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है तुमको। उसे हम फिर बाद में ही कराते हैं कि आधा चैप्टर ये भी करा देते हैं और आधा चैप्टर फिर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो तब कवर करते हैं दोबारा। और पोलर फॉर्म तो बच्चे हमारा अभी आ जाएगा। पोलर फॉर्म में तो कोई हमें ऐसी ज्योमेट्री, जिस पोलर फॉर्म के लिए जितनी ज्योमेट्री की जरूरत है वो हमें आती है, उसमें हमें कुछ नया नहीं सीखना, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी होती है उसमें, तो वो तो हमारा। सर मैं एक बार रिजॉइन करती हूँ। हाँ हाँ कर ले, जल्दी आ बस।
मेरे को बोल के चला जाएगा आयुष, है ना, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। ओके सर। चलो ठीक है जी। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कर रहे हैं कि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 या ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। पहली बात तो ये देखो कि दोनों का रियल पार्ट सेम बनेगा, यानी कि ये रियल पार्ट निकालूं या ये रियल पार्ट निकालूं, दोनों का रियल पार्ट सेम बनेगा। चलो देख लेते हैं, आ जाओ ये सारी चीजें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने मान लिया कोई भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूँ A1 प्लस IB1, तो यानी कि इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा A1 माइनस IB1। वैसे ही Z2 का कॉन्जुगेट बन जाएगा A2 माइनस IB2। अब हमने Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट निकालना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब होगा A1 प्लस IB1 का मल्टीप्लीकेशन विद A2 माइनस IB2। मल्टीप्लाई किया तो एक पार्ट बना A1 A2 रियल पार्ट, दूसरा रियल पार्ट बनेगा जब इनके इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बनेगा तो प्लस हो जाएगा B1B। तो यानी कि रियल पार्ट बना दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद A1 A2, और ये प्लस माइनस माइनस आई इंटू आई आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर का मतलब प्लस, और B1 B2। अब इमेजिनरी पार्ट देख लेता हूँ एक बार। इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा भाई? इमेजिनरी पार्ट बनेगा एक तो B1 का A2 से मल्टीप्लीकेशन के बाद, और एक B2 का A1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो आई कॉमन ले लिया, B1 A2, क्योंकि ये पॉजिटिव है पहले लिख रहा हूँ, और दूसरे वाला बनेगा नेगेटिव तो बाद में लिख। वैसे ही अगर Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कैलकुलेट करता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या बनेगा? A1 A2 बनेगा एक तो रियल पार्ट। देखो दोनों का रियल पार्ट सेम बनना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मूले से दोनों का रियल पार्ट सेम बनना चाहिए। देख भी लेते हैं, आ जाओ रियल पार्ट सेम बन भी रहा है कि नहीं। माइनस IB1 का प्लस के IB2 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर, यानी कि प्लस हो जाएगा B1 B2। बिल्कुल सही है, दोनों का रियल पार्ट सेम बन रहा है। अच्छा जी, अब इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा एक तो B1 का A2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, बट ये माइनस आएगा साइन, तो इसे बाद में लिखूंगा। B2 का A1 के साथ ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल इसको शुरू में लिख दो, B2 A1 माइनस B1 A2। मेरे को निकालना था इन दोनों का सम, तो ऐड कर दिया मैंने, यहाँ से भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया। ये ऐड करा तो ये बन गया Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड किया तो ये बना ट्वाइस ऑफ, ये तो दोनों सेम ही चीजें हैं, ऐड हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। और देखो जब इसको ऐड किया तो यहाँ पे माइनस A1 B2, यहाँ पे है प्लस के A1 B2, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के B1 A2, यहाँ पे माइनस के B1 A2, आई तो दोनों के साथ है ही, तो ये कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 0। और ये क्या था? ये A1 A2 प्लस B1 B2, ये इसका रियल पार्टी तो था, या इसका रियल पार्टी तो था, यही बोला गया, देख सकते हैं। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, एक बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिखता हूँ, दूसरे का कॉन्जुगेट लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस पहले वाले का कॉन्जुगेट लेता हूँ, दूसरे वाले को एज इट इज लिख देता हूँ, तो उसकी वैल्यू ट्वाइस हो कोई से भी एक जो चीज टर्म्स लिखी हैं आपने यहाँ पे, एक ये और एक ये, दोनों को में से किसी का भी रियल पार्ट उठा लो, ये उसकी वैल्यू आई। अब ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आगे यूज होगा, जब यूज होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए तो हमें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, क्या आंसर आता है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कहीं भी किसी भी स्थिति में। ओके, देखो जब लिखा करो तब भी देखते रहा करो थोड़ा,
जब खुद से लिख रहे हो तब भी उससे सोच लिया करो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने आपसे कोई बात बताई, आपको दिख रहा है सब ठीक है जी, कैलकुलेशन सही आ रही है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सब समझ आ गया, बट जब आप खुद से करते हैं तो आपको फिर डाउट्स रेज होते हैं। तो जब आप कर रहे हो नोट, तभी आप उसे ध्यान से देखो, एब्जॉर्ब करते हुए लिखो, समझते हुए लिखो। एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, तो बहुत बार तब भी डाउट्स आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, जब आपको लगे कि हाँ जी मेरे को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, पूछो। ओके, 11th प्रॉपर्टी जो है ये अभी काम नहीं आएगी, बट लिखवा दे रहा हूँ, काम तो ये काफी लेट आएगी, इसके लिए तो हमें और एक दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। और इसका मतलब ये है, अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो, कि मान लो कोई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 से बना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जो Z1 से बना है, जैसे कि ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई Z की वैल्यू है Z1 + 1 डिवाइडेड बाई Z1 - 1। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था कोई Z1, इसकी हेल्प से Z बना, ठीक है जी। अब आप Z कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपल सिंपल जाके अंदर Z1 का कॉन्जुगेट को चेंज कर दीजिए बस। यानी कि अगर मैं इसी चीज में Z कॉन्जुगेट निकालता, तो Z कॉन्जुगेट निकालने के लिए मेरे को Z1 कॉन्जुगेट +1 डिवाइडेड बाई Z1 कॉन्जुगेट -1, सिर्फ इतना कर देना चाहिए। सर जो 10th प्रॉपर्टी है हम्म, उसके फाइनल में सर 2RE मल्टीप्लाइड बाय Z1 into Z2, सर मतलब उसका मतलब क्या है सर? RE का मतलब क्या है? रियल पार्ट, रियल पार्ट, अच्छा सर, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2। देख, Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 ये लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई है मैंने दोनों वैल्यूज, यस सर। है ना। तो Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 का वैल्यू जो आया वो ये आ रहा था, ये वाला यस पूरा सर। एक्सप्रेशन। इसका रियल पार्ट A1 A2 + B1 B2 ही तो था। यस सर। वैसे ही Z1 into Z2 कॉन्जुगेट का भी रियल पार्ट A1 A2 + B1 B2 ही था। यस सर था। और देख, दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये इमेजिनरी पार्ट तो इनका कैंसिल आउट हो गया, यस सर, हो गया। और ट्वाइस ऑफ A1 A2 + B1 B2 बन गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ कोई से भी एक का रियल पार्ट ही तो बन गया। यस सर, समझ आ गया। बट अभी देखो मैं इसका आगे यूज करने वाला हूँ, जैसे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में फटाक से इसका यूज हो जाएगा, जो अभी सर हमने 10th 11th प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिखनी है? बिल्कुल लिखनी है, और 11th के साथ ये एग्जांपल भी लिख दियो तो तेरे को ये क्लियर रहेगा कि क्या मतलब 11th प्रॉपर्टी का। जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, Z = Z1 + 1 डिवाइडेड बाई Z1 - 1। अगर मैं Z कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकता हूँ कि मैं अंदर जाके Z1 का भी कॉन्जुगेट लिख दूं दोनों जगह, जहां जहां Z1 यूज होगा। चलो एक दो क्वेश्चन करो, तब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे चले। तो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे चले। आपको मुझे सबसे पहले तो इन दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तब हम देखेंगे क्या करना है आपको। हमें बताना है ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z जो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को, दैट Z³ = Z कॉन्जुगेट। Z³ = Z कॉन्जुगेट। इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को
कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। शायद हम पहले बात कर चुके हैं, और अगर नहीं करी है तो मैं बता देता हूं आपको अप्रोच। पहला पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि जब भी हमारे सामने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी तो वी शुड लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी। z को जनरल फॉर्म में आप लेट करिए, उसके बाद गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करिए, गिवन इक्वेशन में पुट करिए, कंडीशन बनाइए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे दोनों साइड, LHS इज इक्वल्स टू RHS तभी हो पाएगी जब रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं आपको। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे चार कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे पांच कॉम्प्लेक्स नंबर। So you need to find the values of x and y which satisfy the given equation. सर आंसर भेजा है। ठीक है आयुष, आंसर तो तुमने दे दिया है, वेरी गुड। बस मेरे को ये और बता दें कि क्या क्या वैल्यूज x और y की आ रही है। सर चैट में बिल्कुल चैट में बता दो, x और y की वैल्यूज बता दो, क्योंकि तेरा आंसर आ चुका है अभी तो तेरे पास काफी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोनों का आंसर सही है। आयुष, सुहानी, कुमार, आयुष, तीनों का आंसर इज करेक्ट, गुड। आदित्य आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा अब रुक जा आयुष, मतलब आंसर मत दे। इसका प्रूफ तो सभी ने लिख लिया होगा, कोई बचा हो तो बता दे। अच्छा Sir, I've also sent you the values of x and y. और एक होगा ओरिजिन, क्यों? चार Yes, भेजिए sir, I तुमने। forgot to write 0,0. या नो। चलो फिर एक क्वेश्चन हो, तब तक मैं ये सॉल्व करते हैं भाई, आ जाओ जिस चीज का नहीं हुआ है। पर उससे पहले
आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा में। पूरा क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखवा दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें अल्फा दिया गया है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक अल्फा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, जहां पे ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। एंड बीटा दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये दिया गया z-1 अपॉन z+1 where mod z is equals to 1। ठीक है, देन अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अल्फा बन रहा है a प्लस बी आई अपॉन a माइनस बी आई का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई का होल स्क्वायर। a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। बीटा दिया गया है z-1 अपॉन z+1, जहां पे मॉड z की वैल्यू 1 है, ये भी दिया गया है। ठीक है जी, अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, both alpha and beta are purely real। both alpha and beta are purely imaginary। आपको इनके प्योरली रियलिटी और प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पे कमेंट करना है, क्या होंगे। अल्फा इज प्योरली रियल, एंड बीटा इज प्योरली इमेजिनरी। और अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी एंड बीटा इज प्योरली रियल। आप बता सकते हैं एबीसीडी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए पिछले वाला क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ है वो मेरे साथ कंप्लीट करिए। तो z की वैल्यू, अब मेरे को पता है मुझे निकालने हैं ऐसे कितने z है which will satisfy z cube is equals to z conjugate। तो लेट्स से z जो है हमारा, लेट्स से z is equals to x plus i, तो यानी कि हमारे पास x plus iy का क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस iy के बराबर आना चाहिए, यही तो कंडीशन है। z क्यूब इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो z का क्यूब इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। चलो जी क्यूब निकाल लेते हैं, इसका क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, b यानी कि आई वाई प्लस 3a b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। हाँ जी, रियल पार्ट बनेगा, देखो ये वाला एक्स क्यूब, इसके साथ आई नहीं है, और ये आई स्क्वायर है तो इसको -1 लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये बनेगा पूरा का पूरा रियल पार्ट। आई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ भाई, ये आई क्यूब लिखा हुआ है, आई क्यूब को भी हम जानते हैं, सॉल्व करके हम लिख सकते हैं कुछ, इट कैन बी माइनस आई, राइट। और अगर माइनस आई तो मैं आई कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से माइनस, मतलब आई कॉमन ले लेता हूँ, आई कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे बना है माइनस के आई वाई क्यूब, तो आई कॉमन ले लिया यानी कि माइनस के वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई।
बिल्कुल सही है आयुष, गुड। ठीक से नहीं आदित्य, चेक कर दोबारा, फिर से चेक कर। अच्छा, अब हमने ये बना लिया इक्वेशन, इतना यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। मुझे दिख रहा है एलएचएस पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आरएचएस पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को इक्वेट करके लिखा हुआ है। दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ध्यान से देखिएगा जरा, आई का इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, ना कि सिर्फ वाई। ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीजें। ओके, चलिए, तो यानी के अब मेरे को ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहली चीज, देखो एक गलती करते हैं हम लोग, मैं आपको ये बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ। यहाँ पे भी हम यही गलती करेंगे और इसकी ट्रिक भी बता देते हैं। तो सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया गया है मेरे, सभी लोग क्वेश्चन छोड़ के इस पे फोकस करें जो मैं भी बता रहा हूँ। ये सब गलतियां कर सकते हैं, इसलिए करनी नहीं है। पहले एक बार ये मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स से एक्स काट देते हैं। एक एक्स से एक्स कट कर दिया, एक्स इक्वल्स टू 1 आंसर आ गया। बट यार ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक थी ना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी तो दो आंसर भी आने चाहिए थे। जैसे ही हम इधर के एक वेरिएबल से उठा के इधर के वेरिएबल को कट करते हैं तो हम एक वैल्यू छोड़ देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते तो एक्चुअली हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉमन लेते एक्स कॉमन आता, बचता अंदर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो एक्स 0 होता या एक्स माइनस 1 0 होता, जिसकी वजह से आता है एक्स की वैल्यू 1। तो पहले केस में जब हमने एक्स से एक्स कट कर दिया था तो आंसर बचा था सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरे केस में जब हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व करा तो एक आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ, जब आप कट कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल से दूसरी साइड वेरिएबल को, वैसे तो वो सही तरीका नहीं है। अगर आपने सीधा ऐसे ही कट कर दिया तो आपने गलत कर दिया क्वेश्चन। बट आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी आप कट कर रहे हैं ना, एक लेफ्ट हैंड साइड से कोई वेरिएबल राइट हैंड साइड पे, तो उस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दो। यानी कि मैंने यहाँ से x और x कट करा तो x इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। एक आंसर ये भी आएगा, ये ध्यान रखा जाए हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा देख लो इसी की एप्लीकेशन जो मैंने अभी बोला, कि सपोज x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 के बराबर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा कि एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट तो करूंगा, बट साथ साथ ये लिख दूंगा कि x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो सकती है और एक x माइनस 1 की वैल्यू 1 हो सकती है। तो सॉल्व करते हुए जो भी वेरिएबल दोनों साइड है उसको कट ना करें, और अगर कट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को 0 के बराबर जरूर रख दें। तो यहाँ पे देखो x कॉमन लेके हम कट कर सकते थे, तो कट कर सकते थे तो x की वैल्यू 0 भी सॉरी तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती थी, ये ध्यान रखना है बस। और अदरवाइज तो आपका सही तरीका तो यही है सॉल्व करने का। देखो जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर लिए। तो मैंने x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मैं एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि या तो x 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की वैल्यू 1। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी भाई देखो y से y कट जाएगा, इधर से भी y कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी y दिया हुआ है, तो y से y कट जाएगा, तो या तो y 0 और या तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। हमारे पास बन चुकी हैं 4 इक्वेशन। हम चारों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा जरा, अगर x की वैल्यू रखूंगा मैं 0, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो ये तो इक्वेशन बन गई ट्रू। अब इस वाली इक्वेशन को और ट्रू करना है। देखो एक तो इक्वेशन ये चल रही है,
इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मत लिखो, ऐसे गलत समझ जाओगे तुम। इसको ऐसे समझो that this is first equation and this is second equation। तो फर्स्ट ट्रू हो जाएगी अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूं मैं। तो मैं गया सेकंड वाली इक्वेशन के पास। सेकंड वाली इक्वेशन में या तो मैं y = 0 वाला केस ले सकता हूं, तो एक आंसर मिल गया 0,0। या फिर मैं दूसरे वाली इक्वेशन पे जा सकता हूं। अब x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। या अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू एक यहां से भी आ सकती है, एक क्या दो आ सकती हैं। तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो -y² = -1 यानी कि y² = 1। तो y की वैल्यू बनी बच्चे +-1। तो एक और आंसर बना 0,1 as well as 0,-1। आंसर देखो जरा भी आपने सब ने आंसर मेरे को कुछ अलग अलग दिए थे। व्हाट मानसी, क्या व्हाट डू यू वांट टू आस्क एक्चुअली? अच्छा ठीक है, तो एक आंसर जब x की वैल्यू होगी 0। नो इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके, बस मेरे से ही करनी थी चाहे, कोई नहीं, मैंने वो फीचर इनेबल कर दिया है। तो x की वैल्यू 0 तो y कैन बी 0 और 1 और -1। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ से आते हैं जरा। अगर y 0 होता है, तो y 0 होता है तो x या तो x 0 हो जाए, वो केस तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, या फिर इस वाली इक्वेशन को 0 करो, मतलब इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू 0 अगर इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूं तो x² = 1 होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू +-1 हो सकती है। तो अदर आंसर्स आर प्लीज। तो आपने आंसर मेरे को बहुत सारे दिए सभी लोगों ने, बट आई क्वाइट डिडंट अंडरस्टैंड कि कैसे आपके वो आंसर्स आए थे। आई थिंक कि आपने कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही, और शायद आपने वो वाले आंसर्स लिख दिए हैं। आंसर्स तो यार देखो ये होने चाहिए थे। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे 0, i, -i, 1, -1। ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो हमारा ये केस सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले तो ये नोट डाउन करो प्रॉपरली क्वेश्चन को। और ये इसके सही आंसर्स होने चाहिए। Sir, done. Is everybody done? Can I rub this question? Just a minute, sir. ओके, जिसका नहीं हुआ हो वो सिर्फ हैंड रेज कर ले बस। तो आई विल आल्सो गेट टू नो कि हाँ जी आपका हुआ है या नहीं। और साथ साथ अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट करते रहो, जो भी प्रॉब्लम आए, जहां पे भी तुम्हें लगे कि हाँ जी ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, पूछ लो।
बाय द वे ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था एक सिचुएशन, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। ये सब ये सब ये भी ये भी ये भी ये भी ये। हो गया सर। बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं ही लिखने लगा ना, ये कुछ और चीजें भी मैं लिखता कि एक बार हमने y0 इसमें पुट किया, एक बार x0 हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे ये आंसर्स बने। ठीक है जी, अब आते हैं यार जरा दूसरे क्वेश्चन पे। तो हमें अल्फा और बीटा चेक करना था सिर्फ, और वो भी सिर्फ इतना चेक करना था कि प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी है। जरा वापस जाओ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पे और समझो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज ऐसे क्यों लिखी गई थी। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी। काश आप उससे जाते सॉल्व करने क्वेश्चन को तो फटाफट से सॉल्व कर देते। एक ही बारी में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है अल्फा का। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? लास्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके बन रहा है और मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूं, तो मैं अंदर वाले नंबर्स का कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो मैंने अल्फा कॉन्जुगेट निकाल लिया। देखना जरा मेरे साथ ध्यान से, कहीं भी प्रॉब्लम है पूछ लेना, और जहां भी प्रॉब्लम। तो आदित्य बताएगा मेरे को अल्फा कॉन्जुगेट क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं तो कैसे? सर हाँ ट्राई कर, गलत आंसर हो चाहे बेशक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी पता चली इससे पहले मेरे को, जो हमने कॉन्जुगेट की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी। 10th वाली। हाँ 10th वाली, z इज इक्वल टू fz1। अगर मैं z कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ तो अंदर जाके z1 का भी कॉन्जुगेट कर दूंगा, राइट? यही तो थी प्रॉपर्टी। यस तो अगर मैं अल्फा का कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूँ तो जितने भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हुए हैं उन सब का कॉन्जुगेट कर दे बस। मतलब ये कि अगर मैं इसका अल्फा कॉन्जुगेट लिख रहा हूं तो देख a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लिख दे। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लिख दे। प्लस यहाँ पे a माइनस बी यूज हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लिख दे। और यहाँ पे a प्लस बी आई हुआ था, इसका भी कॉन्जुगेट लिख दे। क्या तेरे को 11th वाली प्रॉपर्टी का यूज समझ आया? यस सर। सभी लोगों को ये बात समझ आई किस तरीके से मैं 11th प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ? जिसको भी प्रॉब्लम है पूछो अभी, बिकॉज देखो इससे एकदम प्रूव हो गया कि अल्फा कैसा नंबर है। सबसे पहली बात तो अगर मेरे को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है और वो अंदर बहुत बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आप जाके हर जगह उसका कॉन्जुगेट निकालते हुए हर जगह अपना जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज हुए हैं उनका कॉन्जुगेट लिखते चले जाओ बस। तो a प्लस बी आई यूज हुआ, a माइनस बी आई कर दिया। नीचे a माइनस बी आई था, a प्लस बी आई कर दिया। फिर अगली टर्म पे पहुंचे, a माइनस बी आई था न्यूमरेटर में, a प्लस बी आई कर दिया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी आई था, a माइनस बी आई कर दिया। और अब देखो जरा ध्यान से, क्या अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट सेम नहीं है? मानसी बता मेरे को ये बात, isn't alpha and alpha conjugate are same? देख ले दोनों एक्सप्रेशन को, बस इतना ही तो चेंज हुआ है। जो अल्फा में सेकंड टर्म थी वो अल्फा कॉन्जुगेट में फर्स्ट टर्म बना दी हमने, और जो अल्फा में फर्स्ट टर्म थी वो ये अल्फा कॉन्जुगेट की सेकंड टर्म बन गई है। बोलो, बट इससे क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा हमारा, मतलब वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी। भाई 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, वैल्यू तो 5 ही आनी है यार। अक्षत, मानसी, मेरे को आंसर करो इस बात का, क्या तुम्हें ये स्टेप समझ आया? नो? ओके ठीक है। तो अब अगर हम
देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इट इंप्लाइज दैट अल्फा एंड अल्फा कॉन्जुगेट इक्वल है। सुहानी, अगर अल्फा एंड अल्फा कॉन्जुगेट आर इक्वल तो इस बात का क्या मतलब है? अल्फा कैसा नंबर है? व्हाट डज दिस मीन? Sir, can you repeat? If alpha and alpha conjugate are equal, what does this statement mean? There is a complex number alpha and its conjugate is equals to the same number. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? अच्छा ये बता मेरे को, कॉन्जुगेट की सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करेगा। If z is equals to z conjugate, then z is purely real, right? Yes, sir. So if alpha is equals to alpha conjugate, then Alpha will be real. purely real. Yes, sir. Purely real. ना, यही हमने दिखाया कि देखो दो प्रॉपर्टी को यूज किया अलग अलग। पहली प्रॉपर्टी कि अगर अल्फा कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं और अल्फा में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, विच इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें सारी चीजें आती हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस ये काम करना, क्योंकि a प्लस बी आई अपॉन ए माइनस बी आई, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको, उसमें डिनोमिनेटर में कुछ आई आ रहा होगा, तब वो सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बट बहुत लेंदी होगा। द प्रॉब्लम इज दिस। वैसे ही हमने क्या करा, हमने अल्फा कॉन्जुगेट निकाला डायरेक्टली यहां से और निकाल के देखा तो वो अल्फा के इक्वल आ रहा है। अल्फा कॉन्जुगेट कैसे निकाला? लास्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि भाई अगर z किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1, z2, z4 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ है और मैं z कॉन्जुगेट निकालना चाहता हूं, तो मेरे को जाकर उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी उसके अंदर लिखे हुए हैं कॉन्जुगेट ले लेना है। मैंने यही काम करा है बिल्कुल एग्जैक्टली, राइट? ओके, दूसरी बात, जब मैंने ये करने के बाद देखा तो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट आए इक्वल, और जब अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट आए इक्वल तो इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज प्योरली रियल। यहां से मेरे को एक आइडिया लग चुका है, या तो आंसर ए है या आंसर सी है, या तो आंसर इज ए, आइदर आंसर इज ए और आंसर इज सी। अब हम बीटा के पास पहुंचे यार, तो बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। अच्छा, करने को तो देखो इससे भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकता हूं, बट इसके लिए हमें मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज थोड़ी पता होनी चाहिए थी, राइट? तो मैं इसे और जल्दी सॉल्व कर सकता था। अभी अगर मेरे को सॉल्व करना है तो उसका सॉल्व करने का तरीका तो यही होगा कि मेरे को z को मान लेना चाहिए x प्लस आई वाई, तो बीटा की वैल्यू बन जाएगी ये। साथ साथ एक बात का ध्यान रखो, मोड z आपको 1 दिया गया है। मोड z 1 देने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। भाई मोड z 1 है तो मोड z स्क्वायर भी 1 है, मोड z स्क्वायर लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन है और मुझे अब चेक करना है बीटा कैसा बनेगा। चलो देख लेते हैं। तो भाई बीटा की वैल्यू बनी x माइनस वन प्लस आई वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वन प्लस आई वाई। मेरे को अभी ये सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही फॉर्म में करना है तो ये कर देना चाहिए। नीचे वाले नंबर को सॉल्व किया, नीचे वाले नंबर को सॉल्व किया तो फटाफट से मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। वैसे नीचे वाले नंबर को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे वाला नंबर सीधा सीधा रियल नंबर ही बनेगा, बट फिर भी चलो मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 1 है, तो 1 प्लस 1 2
प्लस 2x, यानी कि नीचे बन जाएगा 2 प्लस 2x। ऊपर वाले पार्ट को जरा सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 का x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस 1 का x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो x स्क्वायर माइनस 1, देन x माइनस 1 का माइनस के आई वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ये बना माइनस, चलो पहले दूसरी भी चीज बना लेते हैं, दूसरा रियल पार्ट भी बना लेते हैं। दूसरा रियल पार्ट बनेगा आई वाई और माइनस आई वाई को मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर यानी कि प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये तो बना पूरा रियल पार्ट। ध्यान से देखो जरा, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा वैसे तो रियल पार्ट बनाती। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 1, और ये भी साथ में लिखा हुआ है 1, तो ये 1 माइनस 1 बन गया 0। तो जो भी आएगा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, एग्जैक्टली। बट फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वाई का मल्टीप्लीकेशन करा x प्लस 1 के साथ, एक्स वाई प्लस वाई, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करा इसके साथ, तो ये बना माइनस के वाई एक्स प्लस के वाई, ये बनेगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बट स्टिल 2y तो बचा हुआ है, यानी कि इसका आंसर आया बीटा का i टाइम्स 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x, और सॉल्व करूंगा तो i टाइम्स y अपॉन 1 प्लस x। प्योरली इमेजिनरी नंबर है भाई, पूरे नंबर के साथ i मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आंसर होना चाहिए था बच्चे सी। आंसर शुड हैव बीन सी। कहीं भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी स्टेप में, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ, और जितना भी हमने यूज किया है वो सब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज ही थी। हाँ जी, आर दीज क्वेश्चंस क्लियर टू यू ऑल? कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज बताओ मेरे को, नहीं तो इस चीज का रिस्पॉन्ड करो कि क्या ये क्वेश्चंस क्लियर है। ओके, इन दैट केस अब हमें बचती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों चीजें एक साथ खत्म कर लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस अभी तो हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी खत्म नहीं हो पाएंगी, बट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद हमारा बस एक टॉपिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बचती है। तो कल आप लोग कब फ्री होंगे? बाय द वे आपकी कोई क्लास है क्या अभी? कल का शेड्यूल अभी आपको पता है? लर्निंग व्यू वाली क्लास नहीं है पर ट्यूशन है। अच्छा, ओके। So when will you guys be free? Will you be free around Sunday. 7:30? Okay, okay. चलो ठीक है, फिर निष्कर्ष सर आपके साथ बात कर लेंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे भी होगी। बट मैं चाहता था कि एक हम इस वीक में और अगर लगा पाएँ तो क्लास लगाते हैं। हमें एक क्लास की और ज़रूरत होगी, एक क्लास के बाद हम काफ़ी हद तक सेम ही आ जाएंगे, बट इस वीक में मैं आपका ये पूरा कंप्लीट कराना चाहता हूँ जिससे कि नेक्स्ट वीक से हम मर्ज कर जाए, सब लोग सेम टाइम पे क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके बारे में, राइट? चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।